एक बार की बात है, हरे भरे खेतों और घुमावदार नदियों के बीच बसे एक छोटे से भारतीय गांव में राजेश नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी गीता और अपने दो छोटे बच्चों आरव और मीरा के साथ रहता था। गांव में जीवन सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मौसम के बदलते मिजाज के कारण अक्सर फसल की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। इन कठिनाइयों के बावजूद राजेश अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब राजेश खेतों में काम कर रहे थे तो अचानक गांव में तूफान आ गया। भारी बारिश ने फसलों को पानी में डुबो दिया, जिससे परिवार के पास बाजार में बेचने के लिए बहुत कम बचा। टोकरियां बुनने में माहिर गीता ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बेचने के लिए और टोकरियां बनाना शुरू कर दिया। एक शाम जब राजेश खेतों से घर लौट रहा था तो वह श्रीमती देसाई नाम की एक बुजुर्ग महिला के घर से गुजरा, जो गांव में अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसने राजेश के थके हुए चेहरे को देखा और उसे आवाज लगाई, राजेश अंदर आओ और चाय पियो, उसने गर्मजोशी से कहा। एक कप गर्म चाय के साथ उसने बर्बाद फसलों और अपने परिवार के संघर्षों के बारे में अपनी चिंताएं साझा की। श्रीमती देसाई ने कहा। देसाई ने ध्यान से सुना और फिर धीरे से मुस्कुराए। जानते हो राजेश, कभी कभी जब तूफान कुछ ले जाता है तो कुछ नया भी लेकर आता है। विश्वास रखो और कड़ी मेहनत करते रहो। राजेश के जाने से पहले श्रीमती देसाई ने उसे चावल और दाल से भरा एक छोटा सा थैला दिया। इसे एक उपहार समझो, उसने कहा। जब तक हालात सुधर न जाए तब तक कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगली सुबह श्रीमती देसाई की दयालुता से प्रेरित होकर राजेश ने नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने पिछले मौसमों से बचाए गए फसल के बीजों की एक नई किस्म लगाने का फैसला किया। उम्मीद है कि वे मौसम को बेहतर तरीके से झेल पाएंगे। इस बीच गीता ने अपनी टोकरी बुनना बढ़ा दिया। उसकी उंगलियां अथक परिश्रम करते हुए जटिल डिजाइन तैयार कर रही थीं। बच्चों आरव और मीरा ने अपनी मां की मदद की, कौशल सीखा और छोटी छोटी उपलब्धियों में खुशी पाई। अगले हफ्तों में राजेश ने अपनी नई फसलों की देखभाल सावधानी से की। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खेतों में उम्मीदें दिखने लगी। नए बीज अंकुरित हुए, मजबूत स्वस्थ पौधों में विकसित हुए जो बदलते मौसम के प्रति लचीले लग रहे थे। परिवार की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी थी। फसल से आखिरकार कुछ बहुत जरूरी आय होने लगी। राजेश और गीता ने अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करने का फैसला किया। उन्होंने आरव और मीरा का दाखिला कॉलेज में कराया। गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उम्मीद थी कि उन्हें एक उज्जवल भविष्य का मौका मिलेगा। बच्चे उत्सुक और जिज्ञासु थे और उन्होंने पूरे दिल से अपनी पढ़ाई को अपनाया। आरव ने गणित में गहरी रुचि दिखाई, जबकि मीरा को कहानी सुनाने और लिखने में अपना जुनून मिला। उनके शिक्षकों ने उनके उत्साह और क्षमता को देखा और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए उन्हें अतिरिक्त किताबें और सामग्री प्रदान की। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़े, परिवार की किस्मत में लगातार सुधार हुआ। गीता की टोकरियां बाजार में लोकप्रिय हो गईं, जिससे उसे मामूली लेकिन स्थिर आय होने लगी। राजेश की नई फसलें भरपूर पैदा हुईं, जिससे उन्हें कर्ज चुकाने और भविष्य के लिए बचत करने में मदद मिली। एक दिन जब आरव गांव से गुजर रहा था तो उसने नदी के किनारे बच्चों के एक समूह को खेलते हुए देखा। उनमें करण नाम का एक छोटा लड़का था, जो उसे उस उम्र में खुद की याद दिलाता था। जिज्ञासु और सपनों से भरा हुआ, लेकिन अपनी परिस्थितियों से सीमित। आरव ने करण से संपर्क किया और बातचीत शुरू की। करण की कहानी सुनकर आरव ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उसने गांव में वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक संसाधनों का समर्थन करने के लिए एक धन उगाहने का आयोजन किया। इस बीच मीरा ने कहानी सुनाने के अपने प्यार से प्रेरित होकर गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय और कहानी सुनाने की कार्यशाला बनाने का फैसला किया। उसने एक स्थानीय सामुदायिक केंद्र में एक छोटी सी लाइब्रेरी स्थापित की और कहानी सुनाने के सत्रों की मेजबानी करना शुरू कर दिया। बच्चे उसकी कहानियों से मंत्रमुग्ध हो गए और पुस्तकालय जल्द ही गांव में एक प्रिय स्थान बन गया। सालों बाद राजेश, जो अब एक बूढ़ा आदमी है, गीता के साथ गांव लौट आया। उन जगहों पर गया जहां उन्होंने कभी संघर्ष किया था और परिवर्तन देखा।
गांव अपने लोगों के संयुक्त प्रयासों की बदौलत एक संपन्न समुदाय के रूप में विकसित हुआ था। राजेश ने श्रीमती देसाई से मुलाकात की, जो अब अपने अंतिम वर्षों में थी। उन्होंने उनकी दयालुता के लिए उनका धन्यवाद किया, जिसने उनकी सफलता की ओर ले जाने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। श्रीमती देसाई ने कहा कि वो एक ऐसी जगह पर थीं जहां वे एक साथ रहती थीं। देसाई ने अपनी आंखों में चमक के साथ उत्तर दिया, दया वह बीज है जो एक सुंदर बगीचे में विकसित होता है। राजेश और उसके परिवार की कहानी दृढ़ता की शक्ति को प्रदर्शित करती है। यह कहानी दयालुता के प्रभाव को खूबसूरती से दर्शाती है। श्रीमती देसाई द्वारा किया गया एक छोटा सा इशारा घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करता है, जो जीवन को बदल देता है और दूसरों को वापस देने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे गांव समृद्ध होता गया, सहानुभूति और दयालुता के मूल्य फैलते गए। समुदाय जो कभी कठिनाइयों से घिरा हुआ था, अब आशा और सहयोग से समृद्ध हो गया। अपनी सफलताओं के बावजूद आरव और मीरा विनम्र और आभारी बने रहे। उनके कार्य उन लोगों को स्वीकार करने और उन्हें वापस देने के महत्व को रेखांकित करते हैं, जिन्होंने हमें रास्ते में मदद की है। सालों बाद राजेश, जो अब एक बूढ़ा आदमी है, गहरी कृतज्ञता के साथ यात्रा पर वापस देखता है। परीक्षण और क्लेश ने गर्व और संतुष्टि से भरे जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। इस कहानी को हमारे जीवन और समुदायों पर दयालुता के गहन प्रभाव की याद दिलाने के रूप में काम करने दें। इस कहानी को दूसरों के साथ साझा करें, उन्हें सहानुभूति, दृढ़ता और वापस देने के मूल्य को पहचानने के लिए प्रेरित करें। क्या आपने कभी दयालुता के एक छोटे से कार्य का अनुभव किया है जिसने आपके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? आप किस तरह से अपने दैनिक व्यवहार में सहानुभूति और करुणा को शामिल कर सकते हैं? आप अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्राप्त की गई दयालुता का भुगतान कैसे कर सकते हैं? जैसे ही गांव में सूरज उगता है, यह नए अवसरों और नई उम्मीद की शुरुआत का प्रतीक है। दया की विरासत उन लोगों के जीवन को आकार देती है जो करुणा की शक्ति में विश्वास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। अगर आपको और संशोधन की आवश्यकता है तो मुझे बताएं।